चैप्टर नंबर 17, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग फॉर कंपनी स्टाइल, आप दो तरह का, एक बिजनेस के बारे में होता है, एक इसके बारे में होता है कंपनी के। अकाउंटिंग फॉर कंपनी स्टाइल बिजनेस इज सिमिलर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दूसरे बिजनेस की तरह ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट रेदर दैन मोर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर स्टेक होल्डर इन इट, इसमें ज़्यादा स्टेक होल्डर होते हैं। कंपनी के अंदर जो ओनर होते हैं ना, वही इसके मेंबर्स या शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बड़े बड़े कोई भी फैसले करने हैं, कोई नई कंपनी बनानी है, नई उसकी ब्रांच बनानी है, जो कुछ बड़े बड़े फैसले जो कुछ भी करने हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करने होते हैं। इन सम कंट्री द डायरेक्टर्स आर द मेजर शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर भी बड़े बड़े उनके होते हैं, जिनके ज़्यादा शेयर होल्डर हो वो भी डायरेक्टर बन सकते हैं। इन लार्जर कंपनी द डायरेक्टर मे हैव सम शेयर बट आर नॉट द मेजर शेयर्स। अदर शेयर होल्डर यूज द एनुअल अकाउंट टू एसेट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि छोटे मोटे जो एसेट्स वगैरह से लाइबिलिटी, जो छोटे मोटे खर्चे होंगे ना, उनसे रिलेटेड वो मैनेज करेंगे बस। एवरी कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट यानी कि एक आइन के मुताबिक, एक खास जो कानून के मुताबिक कंपनी बनाई जाती है, विच रिक्वायर दैट ईच कंपनी, ये इधर से अच्छी तरह याद रखना है, दैट ईच कंपनी शुड प्रिपेयर अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। कब बनाई जाती है, एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, नॉर्मली 12 माह बाद ही आमतौर पर ये बनाई जाती है, यानी कि उसको सारा जितना भी हिसाब किताब लगाना है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है वो 12 माह बाद बनाएंगे। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग साइकिल, सबसे आखिरी स्टेप ये एमसीक्यू उसकी याद रखना है कि आपने कौन सा होता है, फाइनल अकाउंट होता है। इट इज़ मेंटेन विद द व्यू टू नोइंग द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। फाइनल अकाउंट डिपिक्ट, फाइनल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, रिजल्ट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैसा उसका बिजनेस चल रहा है, एंड आल्सो रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। इधर से या ये डेफिनेशन कर लो, या वो कर लो, या ये कर लो। इट इज़ प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इधर से ये याद कर लो। इट इज़ प्रिपेयर टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। द ऑपरेशनल रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इंडिकेट्स प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द पीरियड। फाइनल अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि कितना बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। फाइनेंशियल पोजीशन से हमें क्या पता चलता है, प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, इक्विटी कितनी है, और लाइबिलिटी बिजनेस की कितनी है। ये किससे पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन से, यानी कि बैलेंस शीट से। और फाइनल अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज आर गवर्नड बाय, कंपनी हमेशा बताई थी रजिस्टर्ड होती है, कानूनी तौर पर लॉ के मुताबिक काम करती है। इट इज़ सिचुएटरी ओब्लिगेशन, ये कानूनी उसके लिए फ़र्ज है, दैट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो रेलिवेंट सेक्शन ऑफ लॉ, जो भी उनका सेक्शन बनता है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। Most of the countries had adopted IFR. IFR means International Financial Reporting Standard, which require company to prepare the following set of rules. के लिए खास रूल्स बनाए जाते हैं जिसके मुताबिक उनको काम करना पड़ता है। वो कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है उन्होंने, यानी कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, नोट्स यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर एंड ऑफ एक्सप्लेनेटरी वर्किंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर यूजफुल, अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों बनाई जाती है, टू डिटरमाइन द वाई वी, ये क्वेश्चन बन सकता है, वाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द बेनिफिट, वाई व्हाट इज़ द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट कैश, द सोर्सेज एंड यूज ऑफ कैश, कितनी उसके पास सलाहियत है कैश बनाने की, या कितना उसके पास कैश आ रहा है वो पता चल जाता है। टू डिटरमाइन whether a business has capability to pay back its debt, क्या उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने कर्जे वापस दे सके। टू ट्रैक फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन अ ट्रेंड लाइन ऑन अ स्पॉट टू स्पॉट एनी अलार्मिंग प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज, कोई भी अलार्मिंग इशू हो गया उसके मुताबिक क्या वो तैयार है। टू ड्राइव फाइनेंशियल रेशो फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट कैन इंडिकेट कंडीशन ऑफ द बिजनेस, टू इन्वेस्टिगेट दैट डिटेल्स ऑफ सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस एज आउटलाइन इन द बिजनेस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इसका शॉर्ट करके एब्रीविएशन याद रख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट। ये दूसरे नाम ये याद रखा, पेपर में पूछ सकता है वो एमसीक्यूज में। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP is prepared at a specific
पीरियड डेट, यानी कि साल के एंड पे ये लाजमी बननी होती है, पहले नहीं बन सकती। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ये याद रखना है। इट प्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंटेड ऑर्गेनाइज एसेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इससे हमें क्या पता है कितने उसके पास एसेट हैं, कितनी इक्विटी है, कितनी लाइबिलिटी हैं। इट इज़ कस्टमरी दैट आइटम ऑफ SOFPR ग्रुप इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, एक तरीक़ेकार के मुताबिक बनाए जाते हैं। एक अलग रूल्स होते हैं। इवन कि कुछ कंपनी तो अपने एक अलग बंदे हायर करती हैं सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए, बस उनका काम साल के एंड पे 2-3 माह का बस होता है, उन्होंने काम बस यही करना है। अदरवाइज IFRS डज नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक ऑर्डर टू प्रेजेंट SOFP फॉर अ कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस। आपका अगर बिजनेस जो है कंपनी स्टाइल का है, ग्रुपिंग ऑफ एसेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी ऑर्डर, दिस इज नोइंग एज मार्शलिंग। ये मार्शलिंग की डेफिनेशन याद रख लेना। एज पर IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 द एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। एसेट्स की आगे 2 टाइप्स उसने बताएंगे। नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू, ये आगे नॉन करंट एसेट की टाइप्स आ गई। फिक्स एसेट एंड नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट आर देन स्प्लिट, आगे फिर उसकी टाइप्स आ गई हैं, टेंजिबल एंड फिक्स इंटेंजिबल एसेट। ये आपने सारे MCQs के लिए याद रखना है। अब ये फर्दर एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फिक्स टेंजिबल एसेट, टेंजिबल का मतलब होता है टच करने वाले लॉन्ग टर्म एसेट। दीज आर द प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट दैट हेल्ड बाय द एंटिटी फॉर अ प्रोडक्शन, पैदावार के लिए ये रखे होते हैं, या सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी रख सकते हैं, एडमिन का सारा काम चलाने के लिए। फॉर रेंटल टू फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, आगे वो रेंट पे देने के लिए भी चला सकते हैं। दीज आर द एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर द एंटिटी फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, वो जो 1 साल से ज़्यादा इसको फ़ायदा दे बिजनेस को। इसके अंदर कौन कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एट्सेट्रा, ये सारे कौन से फिक्स टेंजिबल एसेट। फिक्स इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल जिनको हम टच ना कर सकें। दीज आर द आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनिटरी एसेट, यानी कि पैसों के लिहाज से ये नहीं होते। इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली तो ये नहीं होते, जैसे मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है। आर एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर द एंटिटी मोर देन 1 एंड काउंटिंग ईयर, ये कौन से हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये बहुत इवन कि इससे ज़्यादा चीज़ आ जाती है, पेटेंट and design etc. Long-term investment, these are the investment made by the company in other entities for more than 1 accounting year. It includes investment in equity, instruments or debt securities to other entities. Long-term loans, these are the loans given to the third parties on long-term basis, receivable after expiry more than 1 accounting, 1 साल बाद वापस लेने हों। Long-term advance या deposit या prepayment, these are the security deposit, fixed deposit, advance given to a supplier of assets and prepayments on long-term basis. Current assets, these are the assets recoverable and tradable within the normal operating cycle, 12 माह के अंदर अंदर। करंट वाला कोई भी चीज़ होगी वो जब मर्जी, चाहे वो एसेट है चाहे वो लाइबिलिटी है, कुछ भी है, within 12 months after the reporting in normal circumstances. Cash and cash equivalent are also current assets. कैश से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी। करंट लाइबिलिटी, दीज आर प्रेजेंट ओब्लिगेशन, ये हमारे ऊपर जो फ़र्ज होते हैं, वाजिबुल अदा होते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं। दैट आर पेएबल विद इन द नॉर्मल काउंटिंग पीरियड, वही आगे 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने पे करनी है। नॉर्मल सर्कम, दीज आर इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म डेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, दीज आर द प्रेजेंट्स in the entity that are payable after 1 more accounting year. These includes less liabilities, bank loans, insurance, issuance of loan certificate, any bond, owner equity. It is the residual interest. Residual interest का मतलब क्या होता है, इक्विटी में से जितने आपके पास एसेट्स हैं, फॉर 10 लाख का आप एसेट्स है, उसमें 6 लाख रुपये आपने लाइबिलिटी कर दे उतार दिए, बाकी जो 4 लाख बचेगा ना, वो सारा मालिकों का होगा, वो डिवाइड किया जाएगा, उसे कहते हैं इक्विटी। ओनर इक्विटी इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट रिप्रेजेंट ओनर स्टेक इन द एंटिटी, कि उसका कितना हिस्सा मालिक में, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। आगे ये ना जस्ट एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे आपने ये देख लेना है, कंपनी नेम, उसके बाद ये सारा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या फिक्स एसेट्स हैं, फिर नॉन करंट ये उसका टोटल निकल आएगा। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट मैं रीड करनी है तो वीडियो लेंथी हो नहीं, फ़ायदा कोई नहीं है।
तो ये आप देख लेना करंट एसेट के अंदर ये सारा कुछ आता है, करंट लायबिलिटी, और ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रख लेना। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी निकाल लें तो हमारे पास क्या निकलाते हैं, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स कौन से होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती है, ये आप पढ़ लेना ऊपर से। उसके बाद करंट कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, टोटल करंट एसेट्स प्लस जो वर्किंग कैपिटल आया होता है उसका टोटल करें तो क्या निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इस तरह ये भी सारा आपने पढ़ लेना है। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड का भी देख लेना किसके बराबर होता है, ओनर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसको आपने लाइट नहीं लेना, जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना, वो कोई छोटा सा क्वेश्चन बना के प्लस माइनस करने के लिए कह सकता है शॉर्ट में। आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो द इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, वाई वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नाउ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। in an income statement expenses for the year are subtracted, expenses को माइनस किया जाता है इनकम में से, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितनी इनकम है। बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बेस्ड ऑन द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेयर एज प्रॉफिट एक्सपेंसेस किस लिहाज से मेजर किए जाते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के लिहाज से, और प्रॉफिट किस लिहाज से मेजर किए जाते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। नीचे मैंने दोनों की डेफिनेशन बताई हुई है, वो बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनकम स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग फंक्शंस ऑफ एक्सपेंस मेथड, नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड। ये दो के लिहाज से प्रिपेयर की जाती है। फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड क्या था, दिस मेथड इज मोस्टली फॉलोड बाय, ये अलग डेफिनेशन है। ठीक है, ये मार्क कर लिया करें ताकि आपको याद रहे। दिस मेथड इज मोस्टली फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट। इन दिस मेथड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल, इनकम टैक्स। इनकम आर आल्सो डिवाइडेड, आगे फिर इनकम डिवाइड किया, ये एक्सपेंसेस को डिवाइड किया हुआ 5 में, इसको 2 ग्रुप्स में किया। सेल्स रेवेन्यू यानी कि ऑपरेटिंग इनकम, जो काम को ऑपरेट करने लगे, कुछ मशीन चीज़ों बनाने लगे जो आप इनकम कमा रहे हो। अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है, इस क्लब्ड विद अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, उसको भी दूसरी जो इनकम है ना उनके साथ जमा किया जाता है। दैट अल्टीमेटली शोज द टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। फिर आपकी जो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम थी वो बाद में क्या बन जाती है, इसके मिलने से टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम बन जाती है। अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ये एक अहम हिस्सा है विच प्रेजेंट्स अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। दीज अनरियलाइज्ड gains and losses are further categorized into दो item that will not be classified into income statement, यानी कि profit and loss में, in item that may be classified subsequently to income statement profit and loss account। ठीक है, ये अक्रूवल के बेसिस का बताया हुआ है। ये तब रिकॉर्ड की जाती है अपनी बुक के अंदर जब आपने पैसे कमाए हैं, यानी कि जब भी आपने पैसे कमाए हैं तब ये किया जाता है। ये नहीं कि पैसे आपको मिले हैं या नहीं मिले, काम कर लिया आपने, आप अपनी बुक के अंदर लिख लेना है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये तब रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंसेस इन सेम पीरियड, उस तब ही आपने अपने खर्चे लिखने हैं जब आपको जो इनकम हुई है ना वो भी आपने साथ मेंशन की है। यानी कि एक्सपेंसेस और इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम पीरियड पे ही आप नोट आउट करना, कितनी इनकम रेवेन्यू हुई है, कितने एक्सपेंसेस किए हमने, तो इकट्ठे लिखना, उन्हें कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ऊपर जब कोई काम कर लिया, पैसे मिले हैं या नहीं मिले, तो उसे कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, ये देख लेना आपने पहले शेयर है ये ना, ये जो साथ साथ बताए हुए ना, ये क्या बताए हुए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IAS, और इनका आगे ये रेफरेंस नंबर है जिसके मुताबिक ये सारा लिया गया है। IAS भी होता है, ये दोनों अकाउंटिंग के मेथड हैं, लेकिन ये थोड़ा IAS थोड़ा ओल्ड है और IFRS जो लेटेस्ट कह लो उसके मुताबिक है। ठीक है, ये एक दफ़ा आपने सारा मेथड अच्छी तरह देख लेना। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम शोज, क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ हमें बताती है। शोज ऑल नॉन ओनर चेंज इन इक्विटी, नॉन ओनर चेंज इन इक्विटी के इक्विटी यानी कि एसेट लाइबिलिटी वगैरह के अंदर कितनी चेंजिंग वगैरह आ रही हैं। वेयर एज द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कंसनट्रेट ऑन शोइंग ऑल ओनर चेंज इन इक्विटी। IAS 1 रिक्वायर अ स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी शुड प्रेजेंट, क्या चीज़ बतानी चाहिए, टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, वो बतानी कितनी उसकी टोटल इनकम, ये पता चल गया ना। दूसरी कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर टैक्स देके जो प्रॉफिट बचता है उसको प्लस कर लो तो क्या बनता है, टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। शोइंग द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर,
the effect of retrospective application or restatement as a result of a change in accounting cycle under IAS 8 for each component of equity, a reconciliation between the carrying amount at the beginning and end of the reporting period, separately disclosing changing results from. क्या क्या चीज़ बनाई जाती है? प्रॉफिट एंड और लॉस, अर्न आइटम एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, transaction with its owner in capacity as showing separately contribute by and distribution of owner. फिर ये आगे एक मेथड बताया हुआ है, आगे accumulated other comprehensive income, ये इसका जितने भी इसके अंदर एब्रीवेशन आ रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई ना कोई एब्रीवेशन आ जाता है. accumulate other comprehensive income is a general ledger account. ये क्या होता है? एक जनरल लेजर अकाउंट होता है that is classified with the equity section of the balance sheet. बैलेंस शीट के अंदर ये इसका हिस्सा होता है, बैलेंस शीट के अंदर ये लिखा जाता है. इट इज़ यूज टू अक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा करना, जब अनरियलाइज गेन कितने आपके पास अनरियलाइज गेन हुए हैं एंड अनरियलाइज लॉस कितने हुए हैं इन द इनकम स्टेटमेंट दैट आर क्लासीफाइड विद द OCI कैटेगरी विद द एग्जेम्पशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अंडर IAS. अ ट्रांजैक्शन इज अनरियलाइज्ड व्हेन इट हैज़ नॉट येट बीन सेटल्ड. सेटल मीन उसका अभी कुछ काम ना किया हो. इफ़ इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑफ फाइनेंशियल एसेट सब्जेक्ट टू रीमेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू मैंने बता दी थी जो मार्केट वैल्यू होती है, तो वो ऐसे ही एनी गेन और लॉस इज फेयर वैल्यू. नीचे देख लें, द अनरियलाइज गेन और लॉस दैट में एग्रीगेटेड इनटू एक्यूमुलेटेड OSI काउंट इंक्लूड. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? Unrealized holding gains or losses on investment that are subject to remeasurement of FVTOCI, defined benefit pension plan, actuarial gain or losses, foreign exchange gains or losses, cash flows hedge minus effective part. OCI is split into two parts. इसके दो पार्ट्स याद रखें. Item that will not be classified into income statement और item that will be classified income statements. Once a gain or loss of the item is this part is realized, it is shifted out of the accumulated OCI account and posted कहाँ पे उसको ट्रांसफर किया जाता है? रिटेन अर्निंग अकाउंट. Once a gain or loss of the item is the part of realized, is shifted out of कहाँ? accumulated OSI account and posted as a separate line item in the income statement.